नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। FOMC मिनट्स के बाद क्रिप्टो करेंसी के साथ रिस्की एसेट्स में पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद मार्केट्स को G20 समिट से आने वाली खबरों में सुलेस मिला है। 19 नेशंस और यूरोपियन यूनियन के ग्रुप ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए एक नए सिंथेसिस पेपर के आधार पर ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड क्रिप्टो रूल्स के लिए आगे का रास्ता तय करने का फैसला किया है। भारत द्वारा शनिवार को बेंगलोर में ग्रुप ऑफ 20 प्रेसिडेंसी के होल्डर्स के रूप में घोषणा की गई। कोऑर्डिनेटेड अप्रोच ने ट्रेडर्स नर्व को शांत करने में मदद की है। बिटकॉइन ने $23,500 जोन को रिविजिट किया है। ऐसे में सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी को आखिरी बार $23,491 पर देखा गया था। ऐसे में इथेरियम बढ़कर $1,637 हो गया। क्रिप्टो मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 1.84% बढ़ गई है, जिसमें टोटल मार्केट कैप $1.08 ट्रिलियन हो गई है। हालांकि टोटल मार्केट वॉल्यूम में 7.25% की कमी आई है, जो $34.42 बिलियन है। DeFi का इस आंकड़े में 11.28% हिस्सा है, जो $3.88 बिलियन पर है, जबकि स्टेबल कॉइन्स 88.09% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.08% गिर गया है, जो हाल में 42.17% है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांता दास ने के अनुसार इस हफ्ते की चर्चा के दौरान G20 मेंबर्स ने सुझाव दिया कि क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाना चाहिए। दास ने 25 फरवरी को बेंगलुरु में फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की 2 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन में कहा, ऐसी राय व्यक्त की गई थी कि बैन या प्रोहिबिशन के विकल्प पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जिन्होंने मीडिया ब्रीफिंग को लीड किया, ने कहा कि लगभग क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि सेंट्रल बैंक के अलावा किसी और अन्य संस्था द्वारा जारी की गई कोई भी वस्तु करेंसी नहीं है। ब्लॉक के फाइनेंस चीफ्स ने 2 दिनों की बातचीत की है। ऐसे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और यूनाइटेड स्टेट्स ने 25 फरवरी को क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए ग्रुप ऑफ 20 प्रेसिडेंट इंडिया द्वारा एक पुश का समर्थन किया है, क्योंकि ब्लॉक के वित्त प्रमुखों ने 2 दिनों की वार्ता की। भारत ने कहा है कि वे बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए एक ग्लोबल एफर्ट चाहते हैं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि उसने G20 मेंबर्स कंट्री के लिए एक सेमिनार आयोजित किया है, ताकि चर्चा की जा सके कि एक कॉमन फ्रेमवर्क कैसे डेवलप किया जाए। बेंगलुरु में G20 की बैठक के मौके पर बोलते हुए US ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलन ने कहा कि एक मजबूत नियामक ढांचे को स्थापित करना महत्वपूर्ण था, लेकिन साथ ही कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसी भी पूर्ण प्रतिबंध का सुझाव नहीं दिया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने संयुक्त रूप से एक नया सिंथेसिस पेपर तैयार किया है, जिसने 25 फरवरी को बेंगलोर में ग्रुप ऑफ 20 प्रेसिडेंसी के होल्डर के रूप में भारत की घोषणा की। ये घोषणा दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बीच भारत में 3 दिनों की बैठक के बाद हुई है, जिसमें सामूहिक रूप से G20 के रूप में जाना जाता है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी के लिए एक ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के G20 प्रेसिडेंसी के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका समापन सितंबर में होगा, जब भारत दुनिया भर के G20 लीडर्स की मेजबानी करेगा। मिनेसोटा के यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन मेजॉरिटी व्हिप टॉम एमर ने नया कानून पेश किया है, जो फेडरल रिजर्व को डायरेक्टली CBDC जारी करने से रोक सकता है। एमर ने बुधवार को ट्विटर के माध्यम से नए कानून की घोषणा की। CBDC एंटी सर्वेलेंस स्टेट एक्ट टाइटल वाले बिल का एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, वॉशिंगटन DC में अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स के प्रयासों को रोकने के लिए अमेरिकियों को उनके फाइनेंशियल प्राइवेसी के अधिकार को छीनने के लिए है। अगर हाउस और सेनेट दोनों बिल पास करते हैं और प्रेसिडेंट जो बाइडेन लॉ को साइन करते हैं, तो डिजिटल डॉलर पर फेड के अधिकार की सीमाओं को शामिल करने के लिए फेडरल रिजर्व अधिनियमों में संशोधन किया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को चलाने के लिए एक नए सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहा है और करंटली पोटेंशियल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ बातचीत कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए उत्सुक है, जो इसे CBDC पर ज्यादा कंट्रोल देगा। एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी और सर्विस प्रोवाइडर्स R3 संभावित पार्टनर्स में से एक है, जिसने एक रिपोर्ट में ई नायरा के लिए एक अलग टेक्नोलॉजी की डिप्लॉइंग पर चर्चा की है।
रिपोर्ट के अनुसार CBN के चुने हुए पार्टनर से तुरंत सेंट्रल बैंक के इनिशियल टेक्नोलॉजी पार्टनर बिट इंक को बदलने की उम्मीद नहीं है। इसकी बजाय सेंट्रल बैंक को उम्मीद है कि नई पार्टनरशिप CBDC की अंडरलाइन टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। 17 फरवरी को रशिया के सेंट्रल बैंक ने 1 अप्रैल को CBDC पायलट प्रोग्राम शुरू करने की योजना की घोषणा की। पायलट में रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शंस शामिल होंगे, लेकिन ये लिमिटेड होगा और जनरल पब्लिक के लिए खुला नहीं होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार 13 बैंक्स ने इसमें पार्टिसिपेट करने की इच्छा व्यक्त की है। अगर टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो डिजिटल रबल 2024 में पूरी तरह फंक्शनल रियलिटी बन सकता है। रशिया पिछले साल की तुलना में ज्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली बनने के लिए धीरे धीरे काम कर रहा है। मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज ने सितंबर के अंत में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग शुरू करने के अपने इरादे की घोषणा की है। 17 फरवरी को एक छोटे लेकिन वेल नोन इटालियन क्रिप्टो एक्सचेंज के यूजर्स को ये कहते हुए ईमेल सर्विस हुए कि द रॉक ट्रेडिंग में लिक्विडिटी की समस्या थी और ये इसके काम को इंटरप्ट कर रहा था। ईमेल में कहा गया कि कंपनी समस्या के कारणों की पहचान करने और कस्टमर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स की सुरक्षा के लिए सभी उचित या आवश्यक पहलुओं को अपनाने का मूल्यांकन करने के लिए इंटरनल ऑडिट्स कर रही है। वेबसाइट से मैसेज दिखाने वाली सिंगल पेज बन गई है। एक्सचेंज ने मंगलवार 21 फरवरी को ऑपरेशंस के सस्पेंशन की घोषणा की। TRT की समस्या पिछले साल क्रिप्टो क्रैशेस, शटडाउन्स और बैंक्रप्सी होने की हिस्ट्री में एक और चैप्टर है। टेराफॉर्म लैब्स, 3 Arrows कैपिटल हेज फंड, क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस नेटवर्क, ब्लॉकफाई और वर्चुअल डिजिटल, माइनस कोर साइंटिफिक एंड कंप्यूट नॉर्थ और US क्रिप्टो एक्सचेंज FTX का कोलैप्स भी सभी लिस्ट में शामिल है। सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म वर्चुअल डिजिटल ने जुलाई 2022 में बैंक्रप्सी डिक्लेयर की, जो कॉइनबेस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के जरिए एसेट्स बेच रहा है। ऑन चेन डेटा के अनुसार 24 फरवरी से शुरू होने वाले 3 दिनों में वॉयजर को USD कॉइन में कम से कम $100 मिलियन प्राप्त हुए हैं। ऑन चेन एनालिस्ट लुक ऑन चेन के अनुसार 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के बाद से वॉयजर लगभग रोजाना कॉइनबेस को क्रिप्टो एसेट भेज रहा है। जांच के अनुसार वॉयजर ने ईथर सहित कई क्रिप्टो करेंसी टोकन का इस्तेमाल करके इस लाखों डॉलर ट्रांसफर किए हैं। लुक ऑन चेन ने खुलासा किया कि वॉयजर ने $100 मिलियन से ज्यादा वर्थ के 23 टोकन का इस्तेमाल किया है। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनफ्लेक्स मांग रहा है कि blockchain.com $4.3 मिलियन वर्थ के फ्लेक्स कॉइन्स को वापस करे या कानूनी कार्रवाई का सामना करे, ये दावा करते हुए कि उसने लक्समबर्ग बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को पिछले साल कंबाइंड 3 मिलियन फ्लेक्स कॉइन्स उधार दिए थे। हालांकि blockchain.com ने कॉइनफ्लेक्स के दावों का खंडन किया है। 24 फरवरी के नोटिस में दावा किया गया है कि blockchain.com के पास 7 मार्च तक ये पुष्टि करने के लिए है कि वे फ्लेक्स कॉइन्स को चुका देगा और फंड भेजने के लिए blockchain.com के लिए 21 मार्च की डेडलाइन निर्धारित की है। अन्यथा कॉइनफ्लेक्स का कहना है कि एक्सचेंज कानूनी कार्रवाई की शुरुआत का सामना करेगा, जिसमें स्ट्रैटेजी डिमांड नाम के पेमेंट की फॉर्मल डिमांड शामिल है, लेकिन ये लिमिटेड नहीं है। डॉक्यूमेंट के अनुसार blockchain.com के पास फंड्स चुकाने के लिए एडिशनल 21 दिन होंगे, जिसमें पिछले साल मार्च और जून के बीच जारी किए गए 4 लोन्स शामिल हैं। ये डिमांड AMM प्लस यानी ऑटोमेटेड मार्केट मेकर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट पर बेस्ड है, जो 12 अप्रैल 2022 को हुआ था, जब बिटकॉइन $40,000 पर संघर्ष कर रहा था। blockchain.com के बयान में कहा गया है, कॉइनफ्लेक्स ने अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई एविडेंस, डॉक्यूमेंटेशन या ऑन चेन डेटा प्रदान नहीं किया है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।